जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं परवीन कुमार आप सबके साथ आया हूं एक न्यू टॉपिक लेकर के। पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को हिंदी में लोक वित्त कहते हैं। इसको एक बार हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले पहले इसको हम क्या करते हैं, इंट्रो देते हैं कि होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, सरकार के वित्त को लोक वित्त कहते हैं। अब सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। अब मान के चलिए सरकार के वित्त कैसे। अब देखिए, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है जो किसका है, ये सरकार के है। अब ये देखिए इसका है सरकार का। मान के चलिए संसद भवन है, सपोज डेट संसद भवन है। संसद भवन किसके अंडर में, सरकार के अंदर में। लेकिन उसमें बैठते कौन है, सार्वजनिक लोग, जो हम यहाँ से चुनकर जिस जनता को भेजते हैं वहां बैठते हैं। मतलब कि लोक वित्त उस वित्त को कहते हैं जो सरकार का वित्त हो या मतलब सार्वजनिक वित्त हो, मतलब कि लोगों को वित्त है। देखिए, संसद में ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वही मेंबर बार बार जाएगा। जो जीत कर यहाँ से जाएगा, जो यहाँ से जीतेगा उसी को वहां पहुंचाया जाएगा, जान। तो उसी प्रकार से लोक वित्त क्या होता है, जो चीज सरकार के अंडर में है, समझिए कि वो पूरा सार्वजनिक है, उसका सेवा मतलब पूरा देश जो भी जनता है सभी ले सकते हैं सरकार की संपत्ति को। आप रास्ता देखते हैं, सर रास्ता किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर। लेकिन आप भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ना, तो वो सार्वजनिक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे भी कुछ दिन पहले रेलवे का, जो रेलवे वगैरह का वैकेंसी को लेकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो जिसमें नहीं रेलवे वगैरह को जला दिया गया था, तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णवी जी, उन्होंने क्या बोला था कि आपका संपत्ति है, आप इसको, आप अपने संपत्ति को क्यों जला रहे हैं। मतलब क्या कि जो सरकार का संपत्ति है, जो आपका संपत्ति है, आप अपना उसको हिफाजत से रखिए, अच्छे से उसको रखिए। तो लोक वित्त होता वही है, ठीक है, कि आपकी अपनी संपत्ति है, उसको यही है कि आप उसको बेच नहीं सकते, आप नहीं बेच सकते हैं। सार्वजनिक लोग उसको बेच नहीं सकते। आप जैसे इंडिविजुअल जाके बोलिएगा कि नहीं ये सरकार का संपत्ति है तो मेरा है, तो क्या हम बेच सकते, तो आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये लोक वित्त को या फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसको हम 3 क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप समझ गए क्या होता है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बजट, जैसे अभी बजट आया है, तो आपको बजट समझने के लिए नहीं, इसका भी नॉलेज रहना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट। ये गवर्नमेंट रिसिप्ट आखिर होता क्या है, गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या होता है, इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो हम बाकी को मिटा रहे हैं, बाकी हम बता दिए कि ये दूसरा क्लास, तीसरा क्लास में ये दोनों एक एक क्लास, और 2 क्लास में ये दोनों फिनिश करेंगे। तो हम आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट को। गवर्नमेंट रिसिप्ट ये हम इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। इसको पहला कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इसको हिंदी में हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को राजस्व प्राप्ति, और इसको हम कहते हैं पूंजी प्राप्तियां, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको कैपिटल रिसिप्ट। हम पब्लिक फाइनेंस को 3 भागों में डिवाइड किए थे, कौन कौन। पहला गवर्नमेंट रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और गवर्नमेंट डेफिसिएट। उसके बाद हम गवर्नमेंट रिसिप्ट को 2 भागों में डिवाइड किए, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, पहले हम समझते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को। देखिए, हम इस पे राइटिंग नहीं करेंगे, लिखवाएंगे नहीं आपको, बस हम समझा देंगे, आप लोग समझकर आप अपने आप से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वो गवर्नमेंट इनकम होता है जिसमें सार्वजनिक जो देता होता है, जो लाइबिलिटीज होता है, उसको न बढ़ाना पड़े और न सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़े। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है कि जो भी पब्लिक एसेट्स है, जो भी गवर्नमेंट का, जैसे मान के चलिए अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट अगर मान के चलिए अर्जित करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, संसद भवन को बेच देगा, उसके बाद वो अपना पैसा कमाएगा। कल होके मान के चलिए कि पूरा जितने भी मतलब सरकारी संपत्ति है, जैसे पूरा रोड बेच देगा, पूरा रेलवे वो किसी के अंडर में पूर्ण रूप से बेच देगा, वो अपना हस्तक्षेप 1% नहीं रखेगा।
देखिए रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया गया है, लेकिन उसका पूरा जो मेंटेनेंस होता है जितना भी वो सारा गवर्नमेंट के अंडर में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप मान के चलिए कोई संपत्ति, सरकार का जितना संपत्ति, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मतलब जो विदेश मंत्री का जितने भी आवास हो गया, जितने संसद का मतलब जो सांसद बन के गए हुए सबका आवास को क्या करेगा, गवर्नमेंट भेज देगा किसी और को, बोलेगा मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, वो क्या करती है, टैक्स को अपने यहाँ पे बुलाती है और क्या कहता है कि देखिए हम आपको क्या कर रहे हैं, 2 गो टैक्स लेके आ रहे हैं, 2 गो टैक्स लाएंगे, 2 गो टैक्स लाएंगे और उसके बाद हम इस टैक्स के बेस पे हम आपसे पैसा अर्जित करेंगे, हम कुछ नहीं बेचने वाले अपना। गवर्नमेंट सीधे बोलेगा हम क्यों बेचे, हम अपना कुछ नहीं, हम अपना सब कुछ बेच देंगे, हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अपना वैल्यू बचाने के लिए कुछ नहीं बेचती है, क्या करती है, इसमें टैक्स लाते हैं। 2 प्रकार का टैक्स लाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, वो अभी जस्ट बताएंगे। इसमें इस टैक्स को कलेक्ट करने से गवर्नमेंट को, चाहे मतलब जो सार्वजनिक लोग हैं हम लोगों को 1% भी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान के चलिए अगर ये रोड है, ये रोड है और गवर्नमेंट अगर इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अगर मान के चलिए यहाँ पर क्या बैठाया, ये होता है ना टोल टैक्स, टोल से बैठाया, तो क्या टोल टैक्स से केवल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, उसके बाद उसको इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रास्ता मतलब टूट गया, रास्ता तोड़ दिया, बोला कि नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है कि टैक्स कंपलसरी है, आपको रास्ता पर जाना पड़ेगा, आपको जाने दिया जाएगा, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टैक्स पे करना होगा, कंपलसरी है। अगर आप टैक्स नहीं पे कीजिएगा तब आपको नहीं जाने दिया जाएगा, इसमें बात ऐसा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, टैक्स से प्राप्त होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट किस चीज से टैक्स प्राप्त होता है, टैक्स से प्राप्त होता है। ये किस प्रकार से प्राप्त होगा अभी बताएंगे, पहले आप कैसे कैसे बताए वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं अब यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट को। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट को 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे टैक्स के लिए। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। इसमें क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू में 2 प्रकार के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से जो टैक्स हमें प्राप्त होता है उसको हम टैक्स रेवेन्यू में कलेक्ट करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस पे हम अभी जस्ट आने वाले हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए यह टैक्स राज्य को डायरेक्ट दिया जाता है, लेकिन इसमें कंपलसरी यूनिलेटरल पेमेंट होता है। कंपलसरी यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब क्या होता है कि टैक्स पेयर को कोई भी सेवा नहीं दिया जाता है। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब ये हुआ कि आप एक तरफा टैक्स दीजिए, यूनिलेटरल पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप राज्य को टैक्स दीजिए लेकिन राज्य आपको कोई सर्विस नहीं देगा। आप जैसे कि मान के चलिए आप इनकम टैक्स देते हैं, चाहे जीएसटी वगैरह आप देते हैं, आपको कोई सर्विस मिलता है उसके बदले। ऐसा तो नहीं है कि आप टैक्स पे किए, इनकम टैक्स अगर मान के चलिए 10% दे दिए है तो आपको 10% गवर्नमेंट सरकार की तरफ से वो गुलदस्ता आएगा, गुलाब का फूल लीजिए सर आप टैक्स पिए इसलिए आपको गुलाब का फूल आए। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो यूनिलेटरल पेमेंट होता है ये जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स देता है उसको 1% भी कोई भी बेनिफिट उसको गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिया जाता है कि आप टैक्स दिए हैं, आप महान हैं, आप हमारे दरवाजे पे आइए, नाश्ता पानी पे बैठिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको सीधा याद करके रखना है, जो टैक्स रेवेन्यू होता है ये, इसमें किसी भी प्रकार से जो कोई टैक्स होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ नहीं देती है उसके बदले में। लेकिन वही नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये कितना अच्छा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, अगर आप सरकार को टैक्स दे दिए, सरकार आपको घर पे बुलाएंगे, चाहे आप प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए आप टैक्स, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे आइए बैठिए नाश्ता पानी पे बैठिए, आज एक आध 2 दिन नाश्ता कीजिए, कल परसों आराम से जाइएगा घर घूम लीजिए। कभी कभी तो ज्यादा टैक्स दे दीजिएगा तो प्रधानमंत्री जी कभी आपको फाइटर जेटों में बैठा लेंगे साथे साथे, बोलेंगे चलिए आते हैं रूस से घूम के। कभी कभी जॉर्जिया मेलानी जी से भी आपको मिलाने के लिए ले चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में यही होता है कि जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, देखिए आप समझिए वो मजाक का बात खत्म हो गया,
अब यहाँ समझिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, आप एग्जाम देते हैं, उसके लिए क्या होता है कि आपको फी पेमेंट करना होता है। आप कोई भी फॉर्म भरिए, जैसे अभी अब सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है, तो आप सीजीएल का फॉर्म भरेंगे तो बेसिक कैटेगरी के बेस पे, जैसा एसटी एसटी होगी, एससी एसटी हो गया, फीमेल कैटेगरी हो गया, तो सबको छूट मिलता है। वो समझिए वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए छूट मिलता है, उसका भरपाई गवर्नमेंट कर देती है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम देने गए, उसके लिए आप क्या किए, फॉर्म फिल किए। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। फॉर्म फिल करना, मान के चलिए अगर 100 रुपया आप फॉर्म फिल करने के लिए दिए, 100 रुपया दिए, तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट आपको सर्विस देगी। बोलिएगा, अभी तो बात कर रहे थे जी, बिल्कुल अभी हम बात कर रहे थे नॉन टैक्स, सॉरी ये टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको 1% भी सर्विस नहीं देगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको गवर्नमेंट सर्विस देगी। सर्विस कैसे देगी, आप देखिए, फी दिया फॉर्म फिल करने का, उसके बदले में आपको सर्विस के रूप में क्या मिला, एक एग्जाम हॉल मिला। आप वहां जाके एग्जाम दिए। अगर मान के चलिए प्यास वास लगा था, पानी पिए, पिए कि नहीं पिए, तो वहां पे आपको क्या मिला, सर्विस मिला। इसका मतलब कि इससे अच्छा तो यही है जी, यही है। लेकिन इससे ना गवर्नमेंट को इनकम नहीं होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट को इनकम नहीं होता है, समझे। इनकम किससे होता है, टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट को इनकम होता है। इसलिए क्योंकि यहां तो आपको सर्विस दे दिया जाता है ना, यहाँ पे तो पैसा पूरा भर लेता है गवर्नमेंट अपने खाता में। देखिए, एग्जाम का फॉर्म फिल किए 100 रुपया, उसके बदले में आप क्या गए, एग्जाम सेंटर पे गए एग्जाम देने, एग्जाम देने गए, आप क्या गए, एग्जाम देने गए। उसके बाद आप फाइन के रूप में लेते हैं। देखिए, आप रेलवे का जैसे अब नियम है कि आप टिकट नहीं लिए, आपको मान के चलिए 200 रुपया फाइन चार्ज लगा है। अब 200 रुपया फाइन चार्ज है, आप गए टिकट उकट नहीं लिए, प्लेटफॉर्म पे घूम रहे, टिकट टीटी आ गया, हाँ बाबू टिकट उकट है सर, टिकट कटाना भूल गए, अच्छा ठीक है, टिकट कटाना भूल गए तो फाइन दे दीजिए। तो बोलिएगा इसमें कौन सा टैक्स हो जाएगा, भाई यही होगा कि आप उसके प्लेटफॉर्म पे क्यों गए बिना टिकट के। आपको सर्विस कम मिलता, आप मानकर चलिए ट्रेन का टिकट लेते तो आप पैसा देते तो आपको घर पहुंचाया जाता है ना, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। तो उसी प्रकार जब आप उसका सर्विस यूज करने गए, आप प्लेटफॉर्म पे गए वाईफाई को यूज करने, एकदम घूमने, आप बोलिएगा हाँ आ गए घूमने उमने, उसके बाद जब आपसे टिकट मांगा जाएगा तो नहीं है, तो फ्री में सर्विस नहीं लीजिएगा, तो फाइन के रूप में भी टैक्स होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू फाइन के रूप में भी लिया जाता है। किस रूप में लिया जाता है, फाइन के रूप में। कई सारे होते हैं, हम दो चार बता देते हैं। इंटरेस्ट, आप मान कर चलिए कोई लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो आप अगर एसबीआई से बैंक से लोन लिए, क्या एसबीआई का अपना पैसा होता है, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट के बेस पे लेते हैं ना, कि उसका जिम्मेवारी अगर नहीं देता आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपके ऊपर जो भी अपील करना होगा किया जाएगा। तो आप मान के चलिए लोन लेते हैं, लोन, तो लोन के रूप में भी नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, जैसे आप कोई भी अगर उद्योग, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट क्या क्या एक उद्योग खोला, मान के चलिए चाहे आप ही कोई उद्योग खोले, बहुत बड़ा उद्योग खोले, आप गवर्नमेंट से क्या लेने जाइएगा, लाइसेंस। आपको बहुत बड़ा आपको फैक्ट्री खोलना है, ठीक है, आप गवर्नमेंट से जाइएगा लाइसेंस लेने। जब लाइसेंस लेने जाइएगा तो उसमें आपको क्या होगा, गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, लाइसेंस का पैसा लेगी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, गवर्नमेंट आपको सर्विस देगी। सर्विस कैसे देगी, सर्विस ये देगी कि आपको अलाउ कर देगी कि आप इतना जमीन है, इतना एरिया में, यहाँ पे आप इस तरह से फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। कुछ कुछ आपको जो एक्सपर्ट होगा वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आपको बोलेंगे आप ऐसे लगाइए फैक्ट्री, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाइए, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हाइड्रो निकलेगा उसके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। इस तरह से आपको वहाँ पे क्या होगा, एक्सपर्ट भी मिल जाएगा। तो ये भी एक हो जाएगा कि आप उद्योग वगैरह लगा रहे हैं तो वहां पर भी ये हो जाएगा। उसके बाद जो मतलब कोई भी विदाउट सेल एंड परचेज डायरेक्ट रिसीव इनकम, मतलब आप किसी भी चीज को ना सेल करते हैं ना परचेज करते हैं, लेकिन आपको इनकम रिसीव हो जाता है। अब मान के चलिए कि एगो मकान है, अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्ट बता रहे, इंटरेस्टेड चीज बता रहे। देखिए एगो मकान है, ये मकान है, इसके अंदर में क्या बना हुआ है, रूम, इसके अंदर में क्या बना हुआ है, रूम। आप इससे रेंट कलेक्ट करते हैं, रेंट क्या लेते हैं, रेंट। आप रेंट लेते हैं तो क्या मकान बेचते हैं, बिल्कुल नहीं, मकान जैसे है वही अवस्था में रहता है, उसी तरह रहता है, लेकिन आप इससे क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं। रेंट क्यों लेते हैं कि एगो यहाँ पे
झमाझम वाला आदमी एगो जाके घुस गया, बोला मालिक मकान उकान खाली है, बोलेगा हाँ है खाली है, तो ऐसा कीजिए आप मकान दे दीजिए। बोले मकान दे दे, मतलब मकान में हमको रहना है, रेंट पे दे दीजिए। ठीक है रह लो। टैक्स टैक्स सॉरी टैक्स कह रहे, रेंट हो गया कितना, 2,000 रुपया। कितना हो गया, 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपया हो गया तो वो मकान में जाके रहा, उसको क्या मिला, सर्विस, सर्विस मिला। तो ये एज ए मान लीजिए कि ये प्राइवेट है। अगर ये ऐसा ही देखिए, गवर्नमेंट का भी मकान उस तरह से बना हुआ रहता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, कहीं कहीं पे अपना मकान बना के, चाहे मान के चलिए गवर्नमेंट का जमीन है, कोई एमसीडी वाला खाली है, उसमें आप जाके रह रहे हैं, तो वहां पे एमसीडी वाला को कुछ देना पड़ता है ना पैसा, क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो उसके बदले। तो उसी तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू इस टाइप से कलेक्ट किए जाते हैं हर एक जगह पे। ठीक है, आप सीधा याद करके रखिए, जहां पे आपको कोई भी गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रही है और उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं, समझिए कि आप वहां पे नॉन टैक्स रेवेन्यू का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं टैक्स रेवेन्यू, सॉरी टैक्स रेवेन्यू हो गया ना, नहीं टैक्स रेवेन्यू अभी नहीं हुआ। टैक्स रेवेन्यू में एक पार्ट है, इसको हम इनकम, मतलब इनकम रिसीव फ्रॉम, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से। तो चलिए हम अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए अब हम पूरा खत्म करते हैं। अब हम मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट जो है ना, किसी भी प्रकार से मतलब आपको सर्विस नहीं देगी, सर्विस नहीं देगी। इससे पहले बताया तो उसमें सर्विस था, इसमें आपको सर्विस नहीं देगी। देखिए डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनके भार को अन्य लोगों पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। ये टैक्स सामान्यतः इनकम, एसेट्स और ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स पर लगाया जाता है। अब इनकम, इनकम जैसे हो गया, मान के चलिए आप कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपया महीना। आप 1,00,000 महीना कमा रहे हैं, गवर्नमेंट बोलेगी आप इतना कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि इतना अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स देना होगा, अगर इतना नहीं है तो आप टैक्स नहीं दे सकते। इसीलिए आपको पता है इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाया जाता है। इनकम सर्टिफिकेट जानते हैं ना, इनकम सर्टिफिकेट। अब देखिए आपका इनकम है 1,00,000 रुपया महीना, तो आपको गवर्नमेंट बोलेगा आप 1,00,000 रुपया महीना कमाते हैं, कुछ तो गवर्नमेंट को दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स पे चलती है। गवर्नमेंट को अगर ऐसा रहता कि पैसा छाप के गवर्नमेंट किसी से टैक्स ना ले और एकदम पैसा छाप छाप के अपना काम करता रहे, वेनेजुएला बनने में भारत को 2 मिनट नहीं लगेगा। वेनेजुएला बनने में भारत को 2 मिनट नहीं लगेगा। यही गलती वेनेजुएला कर रखा है कि उसने क्या किया, पैसा को गवर्नमेंट उसका इतना पैसा छापने लगा, छापते छापते क्या किया, वहां इतना महंगाई हो गया, गवर्नमेंट के पास इतना मतलब लोगों के पास पैसा हो गया कि क्या करता था, वो झोला भर के जाता था, पैसा आ रहा है अपना मर्जी से ऐसे वो है दिस ऐसे करता था। इसीलिए टैक्स लिया जाता है जिससे कि मालूम है लोग का इनकम भी कंट्रोल में रहे और गवर्नमेंट भी कंट्रोल में चल सके। ठीक है, तो अब हम समझते हैं डायरेक्ट टैक्स का एरिया, इसके कितने एरिया, कौन कौन सी एरिया है। ठीक है, कितना हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स 1 2 3 4 5। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। देखिए ये जो है डायरेक्ट टैक्स का एरिया है। डायरेक्ट टैक्स का एरिया का मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट टैक्स कहां कहां पर लिए जाते हैं और कैसे कैसे लिए जाएंगे। कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला कर होता है, जो लोगों के आय पे लगता है, जो लोगों का इनकम होता है, जितना कमाते हैं उस पे लगाया जाता है। उसके बाद ये इनकम टैक्स, एक एक्सेप्शन याद करिए, कृषिगत आय पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। कृषिगत आय का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप खेत कर मतलब आपके पास खेत है, आप खेती करते हैं, बहुत सारे खेत है, उसके बाद जब आपको इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम से आपको गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है टैक्स के रूप में। मतलब कि कृषिगत आय को छोड़कर सभी प्रकार के आय पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी इनकम टैक्स के रूप में। उसके बाद हम बात करें कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। ये टैक्स केवल कंपनी के इनकम पे लगाए जाते हैं, कंपनी के इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इसे निगम
आयकर भी कहा जाता है, निगम आयकर, निगम कर या निगम आयकर। देखिए कंपनी के मतलब इनकम पे कैसे लगा, आप मान के चलिए एक ये कंपनी है हमारा, क्या है ये कंपनी। अब ये कंपनी में इतने वर्कर काम कर रहे हैं। अब इस कंपनी के जो वर्कर है, जो मतलब वर्कर, जो कंपनी के वर्कर है, अगर इसका इनकम बढ़िया अच्छा खासा है तो इस पे क्या लगेगा, तो इनकम टैक्स इस पे लगेगा। वर्कर पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन वर्कर को छोड़ करके अब मान के चलिए जो कंपनी के मालिक है, मान के जिसका कंपनी है, कंपनी अगर मान के चलिए करोड़ रुपया महीना कमा रही है, एक महीने में 1 करोड़ कमा रही है, वर्कर 1 लाख कमा रहा है, तो वर्कर पर तो इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो कंपनी जो कमा रही है मतलब 1 करोड़ रुपया हर महीने या हर साल में अर्जित कर रही है, तो उस पर क्या लगेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। तो याद कीजिएगा जो कंपनी होगा उस पे लगेगा कॉर्पोरेशन टैक्स और वर्कर पे लगेगा इनकम टैक्स। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स। ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, अब देखिए इसी को हम कंपनी को एक और कंपनी बनाते हैं, ये कंपनी हो गया। अब मान के चलिए 2 कंपनी बनाए, एगो कंपनी ये हुआ और 2 कंपनी ये हुआ, मतलब दूसरा कंपनी ये हुआ। ये देखिए ये दोनों कंपनी है। अब इस कंपनी को खरीदा गया कितना में, बाई किए कितना में, मान के चलिए अगर 10 रुपया 5 रुपया में, चलिए 5 रुपया लिख दिया, 10 बोला गया, चलिए 10 ही लिखते हैं। अगर इस कंपनी को हम 10 रुपया में अगर बाई किए, कितना में बाई किए, 10 रुपया में, और इसको हम क्या किए, 15 रुपया में हम क्या किए, इसको बेच दिए। अब देखिए ये 15 रुपया में इस कंपनी को खरीदे कितना में, 10 रुपया में, फिर हम बेच कितना में दिए, 15 रुपया, मतलब यही कंपनी हमको यहाँ पे 15 रुपया ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसको हम 10 रुपया में खरीदे, यहाँ पे आया तो 15 रुपया में हम किसी और आदमी के साथ बेच दिए। मान के चलिए हम इसके साथ खरीदे और इसके साथ हम बेच दिए, इससे 10 रुपया में खरीदे, इसको हम 15 रुपया में इसी कंपनी को यहाँ बेच दिए। तो इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 रुपया। कितना का डिफरेंस आया, 5 रुपया। अब देखिए ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूंजीगत लाभ कर, याद रखिएगा पूंजीगत लाभ कर, इसको यहां लिखेंगे तो कट हो जाए, मतलब कचरा हो जाएगा। देखिए पूंजीगत लाभ कर ये किस पे लगाएगा, ये 5 रुपया पे। अब कैसे लगाएगा, देखिए आप किसी शेयर बाजार में गए, कहा गया शेयर बाजार में, आप किसी शेयर को खरीदे कितना में, 20 रुपया में आप एक शेयर खरीद रहे हैं। आप उस शेयर को किसी और के हाथ में बेच दीजिए आप 50 रुपया में। अब 20 रुपया में खरीदे, 50 में बेच दिए, दोनों आपको मतलब फायदा कितना हुआ, 30 रुपया। इस 30 रुपया पे जो टैक्स लगेगा उसी को हम कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो आपको समझ में आया किस पे लगेगा, कुल मिला के कि जो बीच वाला भाग जो बेनिफिट होगा बेचने के बाद उस पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। तो आपको लगेगा कि मान के चलिए हम घर खरीद रहे हैं, वो छोटका 10 लाख में खरीद लिया, 15 लाख में बेच दिए, वो 5 लाख पे तो नहीं लगा है हमको। देखिए जब हमारा जब बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी अगर बेचना खरीदना हो, जैसे आप मान के चलिए रिलायंस वाला अपना टावर बेच रहा है, रिलायंस वाला टावर अपना जियो वाला बेचेगा बीएसएनएल के साथ है, क्योंकि रिलायंस वाला का ऐसे भी अब हो गया खत्म खात्मा, तो अब बीएसएनएल वाला के साथ में बेचेगा। तो ये चीज गवर्नमेंट को पता चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े एसेट्स होते हैं ना उस पर गवर्नमेंट का नजर होता है। अब छोटे मोटे पर क्या ही नजर होता है, गाँव में देखते हैं छोटका उटका कोई वैल्यू होता है छोटे भाई का, हाँ जो फटल चिटल कपड़ा पहन लेगा एकदम, अब बुझाएगा कि अमेरिका का बाबूजी वही है, आएगा फटल चिटल कपड़ा पहन के मुंह में एकदम धुकते उगते आएगा, उसका कोई गांव में वैल्यू करता है, बच्चों का अरे लफुआ गए आता है, उसका कोई वैल्यू होता है। उसी प्रकार से छोटे मोटे ऐसे सरकार को पता ही नहीं चलता है इस पे क्या लगेगा, जो बड़े बड़े होता है उस पर लगता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू टैक्स वो टैक्स होता है जो एग्रीकल्चर होल्डिंग एरिया पे लगाया जाता है। कल्चर होल्डिंग एरिया, एग्रीकल्चर होल्डिंग एरिया क्या होता है, देखिए अगर आपके पास एक खेत है, ये क्या है, ऐसे समझिए ये खेत है, अगर आपके पास इस खेत है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं कर्मचारी, आपके गांव में होता होगा, कर्मचारी के पास जाते हैं, चाहे जो भू राजस्व कर का जो कोई ऑफिस हो वहां जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, रसीद कटाने नहीं जाते हैं जमीन का,
जमीन का रसीद कटाने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जमीन का रसीद फालतू वो काट देता है कर्मचारी अपना इनकम कमाने के लिए, ये व्यवहारिक बात है अंदर वाला। तो इसमें बहुत छोटी सी राशि होता है, ये रसीद के रूप में क्या करता है वो लेता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स बताया जाता है, लैंड बिल्डिंग छूट गया, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ये क्या होता है, भूमि एवं भवन कर होता है। ये जो है ना आपको नगर निगम, जो आप देखते हैं जैसे आप अगर नगर निगम में है तो आपको नगर निगम नौ नी लिखा होगा, आपके घर पे एक मोहर छाप देता है नौ नी लिखा, नगर निगम के द्वारा एक टैक्स लिया जाता है, उसी को कहा जाता है ये लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। तो आपको हम सारा टैक्स, ये चारों टैक्स हम बता, 5 टैक्स बता दिए। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का एरिया। इनडायरेक्ट टैक्स का एरिया नहीं है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा एरिया इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स का क्या क्या एरिया हो सकता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जीएसटी, देखिए सबसे पहले समझिए इनडायरेक्ट टैक्स आखिर होता क्या। इस टैक्स के कर को मतलब है ना भार, कर के भार मतलब कि मान के चलिए हमारे ऊपर 10 रुपया तो हम किसी ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे होता है अब वो समझिए। आप देखिए आप अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, आपके पास क्या है, जीएसटी नंबर आपके पास है, तो आप क्या करते हैं, मान के चलिए दुकानदार है, उसको खरीदते हैं, उसके बाद आप किसी को बेचते हैं तो जीएसटी पहले आप पे लगा, उसके बाद वो जीएसटी किस पे चला गया, जो खरीदा उस पे। हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तु का उपभोक्ता होता है, मतलब कि जो वस्तु को यूज कर लेता है उसके बाद वो वस्तु कहाँ है, जहां पे अंतिम अंतिम वस्तु पे लगने वाला टैक्स जीएसटी होता है। अंतिम वस्तु के पास जो पहुंचता है उसको जीएसटी कहते हैं। कैसे, आप मानकर चलिए एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा गया, क्या खरीदा गया, पार्ले जी का बिस्किट, और पार्ले जी का बिस्किट खरीदा तो कौन किससे खरीदा, आप फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री वाला क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा शॉप वाला को, दुकानदार को, शॉप वाला क्या ट्रांसफर करेगा, ग्राहक को, क्लाइनेट को, मतलब ग्राहक को, शॉप वाला ग्राहक को खरीदा। ये क्या है, ग्राहक क्या, उपभोक्ता है, उपभोक्ता। ये क्या कर रहा है, इसको पार्ले जी यहां से खरीदा, पार्ले जी यहां से क्या करा, खरीदा, और उसके बाद ये क्या किया, यहां से यहां ये जो है ना ये इसका यूज कर लिया। अब देखिए ये फैक्ट्री वाला इस पे, ये यहां पे इसको गवर्नमेंट लगाएगा टैक्स, और इसके बाद ये क्या करेगा, ये फैक्ट्री वाला शॉप वाला पे 18% लेगा, जितना भी हो जितना परसेंट हो ये शॉप से लेगा, इस शॉप वाला क्या करेगा, ग्राहक से लेगा। अब ग्राहक किसको देगा, किसी को देगा, अपना पेट को देगा, ग्राहक टैक्स अपना पेट को देगा ना, तो क्या करेगा, इसको खत्म किया। तो हमेशा देखिएगा जीएसटी जो होता है ना ग्राहक को ही पे करना होता है, ठीक है, जो उपभोक्ता होता है उसी को पे करना होता है जीएसटी, ठीक है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी को कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये भी एक प्रकार से टैक्स होता है। सेंट्रल एक्साइज, ये इसको देखिए, इसको समझना जरूरी है। सेंट्रल एक्साइज जो टैक्स होता है वो कहाँ लगाया जाता है, देखिए सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो होता है वो पेट्रोलियम पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, पेट्रोलियम पे। उसके बाद स्टेट सेल टैक्स या वैट टैक्स भी, ये दोनों किस पे लगता है, पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम जो आइटम होता है इस पे जीएसटी वगैरह कोई इनकम टैक्स कुछ नहीं लगता है। हमेशा याद रखिएगा पेट्रोल पे, शराब पे, इस पे जो है ना यो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स हो गया या मतलब स्टेट एक्साइज टैक्स होता है, दूसरा कुछ नहीं लगता है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स और स्टेट सेल या वैट टैक्स किस पे लगता है, पेट्रोलियम आइटम पे लगता है। उसके बाद सेंट्रल एक्साइज टैक्स वाइन पे लगता है, शराब पे। आपको लगता है शराब पे अगर जीएसटी लगता, आपको पता है अगर शराब पे जीएसटी लगा दिया जाए तो शराब इतना आपको सस्ता मिलने लगेगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे टैक्स जो होता है ना फिक्स है। जीएसटी टैक्स है, मान के चलिए 18% टैक्स आपको बिस्किट पे फिक्स है, 10% आपको मान के चलिए एजुकेशन पे फिक्स है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, हम एग्जांपल बता रहे हैं। इस पे देखिए, यहाँ देखिए तेल पे, तेल पे इतना परसेंट फिक्स है। आप देखिएगा अगर 1 लीटर शराब पे अगर फिक्स कर दिया जाए कि 18% टैक्स देना है और 500 रुपया इसका मूल्य है, 500 रुपया मूल्य है, इसको 18% टैक्स देना है, तो कितना रुपया हो गया, 90 रुपया, कितना 90 रुपया हुआ ना इसका टैक्स।
अब देखिए ये 500 रुपया का शराब है, 1 लीटर का 590 रुपया, इसमें गवर्नमेंट कितना लेगी? 90 रुपया लेगी ना। 410 रुपया तो इनकम हो गया जो बनाएगा फैक्ट्री वाला को। लेकिन ई टैक्स क्या होता है? अपना मर्जी से गवर्नमेंट सेट करती है। उसके बाद मान के जीएसटी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जीएसटी लगाएंगे तो ये शराब जो है ना, ये शराब ये बहुत सस्ता हो जाएगा। सस्ता क्यों हो जाएगा? कि जीएसटी लगेगा तो ये जो बनाने वाला है उसको भी तो कॉस्ट कम ही आता है, वो तो टैक्स ना ज्यादा पे करता है, तब ये शराब का रेट महंगा होता है, पेट्रोल का रेट महंगा होता है। हमको क्रूड ऑयल बहुत कम मिलता, बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन उसको प्यूरिफाई रिफाइनरी वगैरह कर करके गवर्नमेंट अपना टैक्स एकदम जबरदस्त ठोक के उसके बाद ना बेचती है मार्केट में, इसलिए हमको ज्यादा टैक्स लगता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का एक एरिया हम देख लेते हैं, एक और दो है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल में देखिए, जैसे सीन गुड्स, डीमेरिट लग्जरी आइटम। सीन गुड्स का मतलब जब अनइथिकल गुड्स हो गया, जैसे कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे गेमिंग, बैटिंग, लॉटरी वगैरह इस सब पे लगाया जाता है। डीमेरिट गुड्स जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पर दूसरों पर नकारात्मक इंपैक्ट करता है। डीमेरिट गुड्स होता है जो मतलब प्रोडक्शन और मतलब कंजप्शन से दूसरों पे नकारात्मक होता है। जैसे आप मान के चलिए शराब पी लीजिए और उसके बाद आपको लगता है कि शराब पीने के बाद, देखिए शराब पीने के बाद अगर हम इंडिया के बिहाफ में देखें तो शराब से ज्यादा आदमी का ढेर नौटंकी होता है। वो पीता कम है, दिखाता ज्यादा है। अब पिएगा 5 रुपया वाला और दिखाएगा ऐसे कि बड़का बाप के बच्चा वाला पी लिए, एकदम अमेरिका का सबसे बड़का ब्रांड है, वही हम पी के आए हुए, एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला को दूसरों को सोने नहीं देगा, रात भर उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो डिमेरिट गुड्स के रूप में उसी को हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि शराब पी लो 5 रुपया का, पूरा हल्ला मचा के पूरा मोहल्ला वाला को सोने न दो। उसके बाद लग्जरी आइटम, जो विलासिता के वस्तु होता है। जैसे अब लग्जरी आइटम क्या होता है कि आप जो सामान आपको सेम, अगर आपको यहाँ एक इस दुकान में मिला, वही सामान आपको दूसरे लग्जरी से लिख दिया कि लग्जरी मॉल, आप वहां गए वही सामान आपको महंगा मिल गया। तो सामान तो सेम ही था, लेकिन क्या मिला? एरिया डिपेंड किया कि आप किस जगह पे गए, उसके अनुसार आपको रेट मिला, तो लग्जरी आइटम हो गया। तो सीन गुड्स, डिमेरिट गुड्स और लग्जरी आइटम, इन सब पे इनडायरेक्ट टैक्स का प्रभाव होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बताएं तो इसमें यह कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के तुलना में डायरेक्ट टैक्स अच्छे माने जाते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स के तुलना में डायरेक्ट टैक्स अच्छे माने जाते हैं। इसको डायरेक्ट टैक्स को अच्छे माने जाते हैं, इसको गलत माना जाता है। लेकिन अच्छे इसलिए कंपेयर, तुलना में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स के तुलना में डायरेक्ट टैक्स को अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें अपना मर्जी से ही वाला टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ इनकम टैक्स उसके इनकम पे लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा भाई जिसका इनकम है उसी पे ना लगेगा। जीएसटी सबको देना पड़ता है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। हाँ, पेट्रोल पे टैक्स सबको देना पड़ता है, इनकम हो चाहे ना हो। हाँ, शराब का टैक्स सबको देना पड़ता है, सबको, जो इनकम मान के जो पीता है उसको इनकम हो चाहे ना हो। हाँ, लेकिन यहाँ क्या करता है, जिसके पास इनकम है, जिसके पास कॉर्पोरेशन टैक्स है, जिसके पास कैपिटल गेन्स है, जो बेच खरीद करता है, जो लैंड बिल्डिंग, जिसके पास ज्यादा मात्रा में, इसमें क्या होता है कि ये इतना बड़ा एरिया है कि इस एरिया में जिसके पास खूब बहुत संपत्ति है, बहुत जिसके पास संपत्ति है वही ये टैक्स को दे पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिसके पास कम संपत्ति है, नॉर्मल घर से है, जिसके पास खाने के लिए रुपया नहीं है, वो भी टैक्स देता है, जीएसटी टैक्स। आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, जीएसटी टैक्स आपको देना पड़ता है, लेकिन आपके घर में खाने के लिए रुपया नहीं है, लेकिन आप देते हैं। तो ये कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स अच्छे माने जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के तुलना में। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको एंड करते हैं। अब हम दूसरे क्लास में कैपिटल रिसिप्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक करके जो फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस है, लोक वित्त, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये लंबा चैप्टर है, इसलिए हम आपको थोड़ा लंबे मतलब थोड़ा क्लास ज्यादा लेकर समझाएंगे। देखिए अगर एक क्लास में हमको समझाना, हम एक एक पॉइंट लिख देंगे, बता देंगे इसके अंदर में ये आता है, उसके बाद खत्म करते हैं, फिर आपको ना कुछ समझ में आएगा, वीडियो देखने कोई मतलब नहीं बनेगा। हमको, मेरा मकसद है कि आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए हम ऐसे एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाते हैं। अगला क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद इसके एक डायमेंशन छूट गया ना, कैपिटल रिसिप्ट, धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। 2-3 क्लास में हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।